फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है नितेश और आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स 8 मार्च का। तो देखते हैं सबसे पहली जो करंट अफेयर्स निकल के आ रही है। रूपी जो है अभी जो तेल के दाम, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए हैं, उसके चलते रूपी सबसे ज़्यादा अभी डाउन चल रही है। ऑलमोस्ट 77 टच कर दी है $1 के इक्वल, तो जो कि बहुत निराशाजनक बात है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एडिटोरियल की ओर। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे है और इंटरनेशनल वुमेंस डे के चलते आज दो एडिटोरियल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम लोग के लिए, जो कि वुमेंस पे ही केंद्रित है, उसका वुमेन पे ही सेंट्रिक है। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। एक जो पहली एडिटोरियल निकल के आ रही है, तो इस बार की जो वुमेंस डे है 2022 की इंटरनेशनल वुमेंस डे, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम रखी गई है जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। इसको याद रख सकते हैं, जो बैंकिंग एसएससी एग्जाम है उसमें आ सकता है कि इस बार का क्या थीम था। तो एक बार देख लीजिएगा इसको, जेंडर इक्वलिटी टुडे एंड ए सस्टेनेबल टुमारो। अब देखिए, इस पर एक दो चीज़ केंद्रित करने के लिए कही है। एक दो डाटा दिया गया है कि 2018 में जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मतलब सर्वे हुआ था, जिसमें ये कहा गया कि 95% ऑफ इंडियन वर्किंग वुमेन जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है। इस पर यह भी कहा गया कि इंडिया में जो मैरिटल हेल्थ बेनिफिट है वो भी कम मिल रहा है। वो भी एक तरह से बोल सकते हैं जो फॉर्मल सेक्टर में जॉब के एम्प्लॉय हैं उसी को मिल पाता है। अब देखिए, इस पे एक और बात पे ऊपर गौर किया है कि 2017 में जो भारत सरकार ने एक एक्ट पास किया था, मैरिटल मतलब मातृत्व, जो जब महिला प्रेग्नेंट हो जाती है उसके बारे में, तो उन्हें एक तरह से लिखा गया है कि इस एक्ट में 26 वीक के लिए उसको छुट्टी दी जाती थी या फिर वर्क फ्रॉम होम करवाया जाना कंपलसरी था, जो कि वो एक्ट पास किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि जो 5% ही जो वर्क वुमेन है, जिसमें हम लोग देखा था फॉर्मल में काम करते हैं, वो ही इसको एंजॉय कर पाते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर के लोग नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं इस बेनिफिट को। एक नया प्रोस्पेक्टिव दिया गया है कि हम लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं जो महिला काम कर रही है, अगर वो मातृत्व में लीव लेना चाह रही है। तो इसमें दिखाया गया कि इस पे सरकार ज़्यादा हेल्प कर सकती है। कैसे? तो वो लिखा हुआ है कि उसको चाइल्ड डेवलपमेंट जो सर्विसेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी सर्विसेज है, उसको अगर वो एक्सटेंड करे, उसको ज़्यादा पुश करे तो वो बढ़ा सकती है। और जो नेशनल में जो स्कीम चल रही है उसको अगर वो फिर से जीवित करे तो उससे बढ़ सकती है। और फिर मैटरनिटी बेनिफिट्स को है, अगर वो ज़्यादा इस पर फंड खर्चा करे, ज़्यादा उसको इम्प्रूव करे, तो इससे बढ़ सकती है। महिलाओं की काम करने की जो सहूलियत है और ज़्यादा बढ़ेगी। इस पे एक और बात पे हाईलाइट करने की कोशिश की है, जो ICDS है। ICDS क्या होता है हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। तो इसमें यह कहा गया है कि हमने आंगनबाड़ी केंद्र तो खोला है। आंगनबाड़ी केंद्र में लोग अपने बच्चों को ले जा सकते हैं, जहाँ पर सरकार उसको हेल्प भी करती है, वहाँ पे उसको पोषण खाना भी दिया जाता है। तो उस पर यह कहा गया कि एक तो उसकी वर्क आवर्स पूरी नहीं है, जिससे कोई भी महिला अपने बच्चों को रख नहीं सकती है पूरी जब तक वो काम करने जाए। दूसरी बात उन्होंने इस पर किया गया है कि उन्होंने जो 1 से 3 ईयर की बच्ची हैं, 0 से 3 साल की बच्ची है, उनके लिए कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की है। अब ऑथर ने एक और बात की ओर इशारा करने की कोशिश की है कि जो बच्चे को जन्म देना होता है और उसका पालन पोषण करना होता है, वो एक तरह से बहुत खर्चीला काम होता है, एक तरह से पैसे लगते हैं उस पर बहुत ज़्यादा। तो वुमेन को जो है अपने वर्क पे आना ही पड़ता है अगर उसको एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिले और एक्स्ट्रा खर्च नहीं मिला गया। तो इस पर यह कहा गया कि 2013 में एक एक्ट भी पास किया गया था। इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, शॉर्ट फॉर्म को अगला आगे भी आने वाला है। वो एक्ट ये था कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। तो इस पे क्या कहा गया था कि वुमेन को 6,000 का वुमेन को एक तरह से असिस्टेंस दी जाएगी जो कि प्रेग्नेंट वुमेन है। पर इन्होंने ये भी कहा है कि ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत, ये बस पहले बच्चे के लिए लागू कर दी गई है और अमाउंट भी घटाकर 5,000 कर दी गई है, जो कि एक तरह से उसको और रिड्यूस करने की कोशिश की गई है। अब एक जो दूसरी इस पे हाईलाइट किया गया कि बहुत सारी स्टेट ऐसे भी हैं, जैसे तमिलनाडु, राजस्थान, ओडिशा और भी बहुत सारे स्टेट हैं, गुजरात, जो कि अपने स्टेट में ये सब तरह से एक स्कीम चला रहे हैं। पर उन्होंने यह कहा है कि इन सभी स्टेटों में तमिलनाडु जो राज्य है वो सबसे अच्छा ऑफरिंग कर रहे हैं और सबसे अच्छा एक तरह से हेल्प कर रहे हैं
मैटरनिटी वोमेन को। हमने यहाँ पे देखा कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, इस पे जो 5,000 देने की बात की गई थी पहले बच्चे के लिए, वो भी अभी फंड ट्रांसफ़र में बहुत सारी रुकावटें आ रही है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। अब जो इस तरह से बात की कि इतनी सो लैक ऑफ फंड्स है, इसके इसके लिए हम कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कि हमारी वोमेन जो है वो एक तरह से काम भी करने लगे और उनको एक तरह से एक सिक्योरिटी कवर भी हम लोग ना दें। अब जो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एडिटोरियल, इस पे भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया है कि हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है महिलाओं की, उस पे ज़्यादा इस पे ध्यान दिया गया है। तो इस पे देखिए दिया गया है कि 2005 से और 2019 में एक तरह से ड्रॉप आउट देखा गया वोमेन के पार्टिसिपेशन में वर्कफोर्स में, जो कि बढ़ना चाहिए, और एक ड्रॉप आउट देखा गया। तो देखिए 32% जो आगे काम करते थे, अभी मात्र वो 21% हो गए। तो इसमें एक हाईलाइट करने की बात है कि कैसी ऐसे हो रहे हैं, जबकि हमें बढ़ना चाहिए और हम लोग नीचे जा रहे हैं। और अभी इसमें दिखाया गया कि इंडिया में जो है फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन जो है, फोर्स लेबर पार्टिसिपेशन, ये साउथ एशिया में सबसे कम है, और ब्रिक्स कंट्रीज़ जो है, ब्रिक्स कंट्रीज़ में भी सबसे लो है। ब्रिक्स कंट्रीज़ किसके? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन सभी देशों में हमारी सबसे लोवेस्ट है। और इन्होंने यह भी कहा है कि इनफैक्ट हमारी तो श्रीलंका और बांग्लादेश से भी लो है, उससे भी हम लोग नीचे जा रहे हैं। तो इन्होंने यह कहा है कि हमें इनको बढ़ाने के लिए, इन सभी को बढ़ाने के लिए एक तरह से हमें कदम उठाना पड़ेगा, जो कि हमको इंक्लूसिव ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा दिया गया है, उन्हें भी एक अचीव करने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अब देखिए इस पर ये और बात गया है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो सबसे यंगेस्ट है वर्ल्ड में, और इसमें सर्वे में भी बताया गया है कि 2020 में जो सर्वे हुआ था उसमें यह बताया गया कि मीडियन एज जो है इंडिया की, जो मध्यम आयु है, वो मात्र 19 वर्ष की है, जो कि एक बहुत अच्छी संकेत है कि हमारी आयु इतनी ज़्यादा यंग है, हमारी जो कंट्री इतनी ज़्यादा यंग है। फिर भी इस पे वोमेन और गर्ल की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा कम है, जो कि एक बहुत ज़्यादा वरिंग बात है, बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात है। तो इन्होंने यह भी हाईलाइट किया है यूनाइटेड नेशन ने कि हमारे 3 सेक्टर में तो वोमेन की पार्टिसिपेशन अच्छी खासी है, पर और सेक्टर में, जैसे इन्होंने दिखाया कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इन सब में वोमेन की पार्टिसिपेशन बहुत ही कम है, जो कि एक वरिंग ट्रेंड है एक तरह से हमारे देश के लिए। हमें अगर आगे बढ़ना है, इन्होंने यह भी कहा है कि जैसे आप चाइना, सिंगापुर, ताइवान, साउथ कोरिया को अगर आप एग्जाम्पल लें, तो उन्होंने अपने जो क्षेत्रीय विषमता है, मतलब जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उनको एक तरह से वोमेन का भी सहारा लिया है आगे बढ़ने के लिए, एक तरह से डेवलप करने के लिए। तो भारत को भी आगे बढ़ना होगा, अगर भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहता है, तो वोमेन को हम लोग पीछे नहीं छोड़ सकते, आधी आबादी को पीछे नहीं छोड़ सकते। अब देखिए इसने एक और पॉइंट के ऊपर हाईलाइट किया, देखिए इसमें 2-3 पॉइंट निकल के आ रही है, जो कि मेंस आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी हम सबके लिए और आपके लिए भी। तो देखिए एक और पॉइंट निकल के आ रही है कि भारत अभी, स्मार्टफोन भारत की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। वैसे स्मार्टफोन के ऊपर आगे भी बात की गई है, पर स्मार्टफोन के लार्ज कंजप्शन, डाटा के लार्ज कंजप्शन से गीग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की बहुत ज़्यादा यहाँ पे भारत में डिमांड उठी है। गीग वर्कर्स क्या होते हैं? जैसे आप जोमेटो, स्विगी देखते हैं, वहाँ पे लोगों को काम पे नहीं रखते, वो बस एक तरह से रेंट देते हैं कि आज आप काम कीजिए और आज आपको पैसा मिल जाएगा। तो उस तरह से बोलते हैं गीग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्क। तो उस पर वोमेन की पार्टिसिपेशन, वोमेन्स की डिमांड ज़्यादा बढ़ी है। जैसे अभी 1-2 स्टार्टअप ही खोले, अर्बन कैप, तो उनमें वोमेन की पार्टिसिपेशन, वोमेन मस्ट है, उनमें बहुत ज़्यादा वोमेन को भर्ती किया जाता है। तो इन्होंने यह कहा है कि भारत में यह एक इमर्जिंग मार्केट है, जिसमें भारत की जो महिला है उनका एक तरह से प्रतिनिधित्व तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और भारत की अपॉर्चुनिटी भी दिखाएगा आगे बढ़ने में वोमेन को। इस पर यह भी दिखाया गया, जो कि मैंने आपसे बोला था कि भारत में जो डाटा है, इंटरनेट की डाटा है, वो स्मार्टफोन मैन की तुलना में वोमेन के पास कम है, डाटा कंजम्पशन कम है, स्मार्टफोन कम है। तो इन्होंने एक रिपोर्ट की भी हाईलाइट की है, रिपोर्ट है GSMA। वो रिपोर्ट जो है GSMA हम लोग देख लेते हैं, मोबाइल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो उस पर यह कहा गया कि 25% जो वोमेन है, वो मात्र 25% ही वोमेन ओन करते हैं स्मार्टफोन, जबकि ये 41% है कंपेयर टू वुमेन इन इंडिया, और ये बात है 2020 की रिपोर्ट है। तो एक तरह से ये दिखाता है कि कितनी कम ज़्यादा पार्टिसिपेशन है वोमेन की
इस मामले में भी, मोबाइल की स्मार्टफोन के मामले में भी, जिसके कारण टेक्नोलॉजी उसके हाथ तक नहीं पहुंच पा रही है। तो इस पर यह दिखाया गया है कि सरकार को प्रमोट करना चाहिए, ज़्यादा स्किल देनी चाहिए, स्किल ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिसके कारण वोमेन की पार्टिसिपेशन बढ़े इन सभी प्लेटफॉर्म में। और ऑनलाइन भी दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे महिलाएं घर से बाहर नहीं जा सकती है कुछ और काम से, तो उन्होंने यह कहा है कि सरकार को यह कदम उठाना चाहिए कि वो ऑनलाइन, एक तरह से ऑनलाइन भी दे सके फ्री में, जिसके कारण ये बढ़ेगी। और एक है कि इंडिया में कॉरपोरेटिव फेडरलिज्म जिसके कारण है, उसमें हम लोग एक इंगेज कर सकते हैं, इसकी मतलब राज्यों के साथ बात कर सकते हैं कि हम लोग कोऑर्डिनेशन कैसे बढ़ सके, एक तरह से हम लोग कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, कोऑपरेशन कर सकते हैं, और पॉलिसीज़ ऐसा बना सकते हैं, गवर्नमेंट ऐसा स्किल ट्रेनिंग दे सकती है, प्राइवेट फर्म्स को इस पे कॉपरेट करने बोल सकती है, कॉरपोरेट्स को बोल सकती है, और हम लोग इन सभी के साथ पार्टनरशिप करके एक तरह से वोमेन की जो भागीदारी है हमारे इकोनॉमी में, उसको अच्छे से बढ़ा सकते हैं। तो बस एक तरह से ये एक कंक्लूज़न है। हम लोगों ने दो एडिटोरियल देखा है, एक ये भी देखा है और एक ये देखा है। तो इन दोनों एडिटोरियल से हमें एक तरह से आइडिया मिल जाता है कि भारत में अभी हालात कैसे चल रही है। अब देखिए, एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स निकल के आ रही है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के ऊपर। फॉरेन मिनिस्टर जो है उसकी वांग यी है। तो उन्होंने ये कहा है कि भारत के साथ जो अभी रिसेंट सेटबैक्स हुए हैं, जो कि एक तरह से हमारे गलवान घाटी में चाइना के साथ झड़प हुई, तो उन्होंने ये कहा है कि बॉर्डर इशू अपनी जगह है, पर हमें एक साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हर बार वो यही करते हैं। हम लोगों ने हर बार देखा है कि चाइना अपनी ट्रेड के ऊपर कभी भी उसके साथ नेगोशिएशन नहीं करता, वो अपने ट्रेड को एक तरह से प्रायोरिटी में रखता है। पाकिस्तान जबकि अपनी फीलिंग्स को प्रायोरिटी में रखता है। तो देखिए, इन्होंने यह कहा है कि भारत के साथ जो अभी दिक्कतें चल रही है वो एक अपनी जगह है बॉर्डर के साथ, पर हमें अपना ट्रेड, हमें अपना बिजनेस जो है वो आगे बढ़ते जाना चाहिए। हमें इन सब को बाद में सॉल्व करना होगा। तो उन्होंने एक तरह से जो रिलेशन है हम लोग के बीच, वो एक तरह से रिवाइव करने की कोशिश की है। अब देखते हैं इंडियन गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या आता है। अब जो सेंटर है, उन्होंने एक नई स्कीम चालू की है। तो नई स्कीम कुछ इस तरह है कि अभी जो हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं, कोरोना वायरस जो लॉकडाउन हट रहा है, बहुत ज़्यादा हट गया है, तो उसके कारण अभी जो गर्ल्स की पार्टिसिपेशन है स्कूल में वो बहुत कम हो गई थी। तो केंद्र सरकार ने एक स्कीम निकाला है, एक न्यू सक्षम आंगनवाड़ी स्कीम के तहत जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, वो 11 से 14 उम्र की जो लड़की थी उसको छोड़कर 14 से 18 उम्र की जो लड़की है उस पर ज़्यादा फोकस करेगी कि वो सब ज़्यादा मतलब क्लास में अटेंड करे। क्योंकि एक डाटा भी सजेस्ट किया गया है यूनिसेफ के द्वारा। उसमें यूनिसेफ के द्वारा यह डाटा दिया गया कि 90% जो अभी हटे हैं, जो कि स्कूल से निकले हैं, जो कि एडमिशन थे अभी कोविड के चलते बाहर निकल गए, पढ़ाई छोड़ दिए, उसमें से 1/3 लड़कियां हैं। उसमें 1/3 लड़की ने ड्रॉप आउट किया, जो कि एक बहुत ज़्यादा वरिंग ट्रेंड दिख रहा है हमारे ऊपर। तो इन्होंने यह भी कहा है कि 2018-19 में 11 से 14 साल की उम्र की ऊपर जो ये शुरू की गई थी योजना, जिसमें से 11.88 लाख को एडमिशन दिलाया गया था। तभी यह ड्रॉप आउट हुआ था, उसे फिर से एडमिशन दिलाया गया था। तो अब ये 14 से 18 साल के ऊपर जाएगी। तो एक तरह से दिखाता है कि भारत सरकार इस दिशा में काम कर रही है। और इन्होंने यह भी कहा है कि इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाएगा। तब देखिए, अब जो एक नेक्स्ट निकल के आ रही है जो न्यूज़ है, जो कि करंट अफेयर्स तरह से देख सकते हैं कि भारत सरकार ने जो पेंशन स्कीम बनाया था लेबर के लिए, उस पर एक डोनेट ए पेंशन स्कीम भी चालू की थी, मतलब चालू की है, जिससे आप डोनेट कर सकते हैं किसी भी मतलब पेंशन स्कीम में डोनेट कर सकते हैं, जिसके कारण जो वर्कर्स हैं उनको ज़्यादा पेंशन मिलेगी। इस पर यह है कि भारत सरकार ने जो अनऑर्गेनाइज्ड, अव्यवस्थित जो काम कर रहे थे उसके लिए जो स्कीम निकाली थी, वो स्कीम के बारे में इसमें दिखाया गया है कि जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, तो उसके तहत इस पे एक पेंशन स्कीम शुरू की गई थी। यानी इस पे यह बताया गया था कि अगर आपकी 15,000 तक सैलरी है तो आपको 55 से 200 रुपया तक प्रीमियम भरना होगा। और आप प्रीमियम भरिए, जब आप 60 साल की उम्र तक पहुंच जाएंगे तो भारत सरकार आपको 3,000 रुपया पर मंथ देगी। और इस पे यह दिखाया गया है कि
46.34 लाख लोग इनरोल्ड भी कर चुके हैं, मतलब इसका लाभ भी उठा रहे हैं। तो उन्होंने, भारत सरकार ने इसको यह कहा है, लोगों को यह कहा है कि आप इस पे एक डोनर की तरह भी हेल्प कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि आप 660 से 2040 400 रुपया डोनेट कर सकते हैं पर ईयर, और इससे जो बेनिफिशरी है उसको एक तरह से आप डोनेशन कर सकते हैं इस स्कीम के थ्रू। अब जो एक अच्छी खबर निकल के आ रही है कि डीडी इंडिया जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो चुकी है। तो इन्होंने यह कहा है कि यूप टीवी, एक यूप टीवी है, ओटीटी प्लेटफॉर्म है, इस पे अब डीडी इंडिया प्रसारित की जाएगी। उस पे एक तरह से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर चुका है डीडी, दूरदर्शन जो है वो साइन कर चुका है। और इस पे होगा क्या, इस पे बहुत ज़्यादा ये दिखाया गया कि ये यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, वेस्ट एशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में ये प्रकाशित होगा, हमारा टीवी चैनल दिखेगा। इससे जो है एक तरह से भारत की जो सॉफ्ट पावर है, इंडियन के कल्चर हैं, वैल्यूज़ हैं, वो दूसरों के ऊपर पहुंचेंगे और दूसरा कोई हम लोग के भारत के कल्चर को एक तरह से देख सकेगा। और उन्होंने ये भी दिखाया कि 190 कंट्रीज़ पे ये व्यूअर्स होगा, 190 कंट्रीज़ पे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है और हमारी जो सॉफ्ट पावर है वो एक तरह से बढ़ाएगा। अब भारत में एक और रिसेंट डेवलपमेंट हो रही है कि यूपीएससी से पूछा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा यूपीएससी से कि जो अभी कोरोना वायरस के चलते जो एस्पिरेंट मांग कर रहे हैं कि एक और अटेम्प्ट दिया जाए, तो उस पर आपका क्या चांस है, आपका क्या स्टैंड है, वो हमें बताइए। तो ये रिसेंट डेवलपमेंट है, अभी आगे बढ़ने दीजिए, इसके बाद जो कुछ होता है हम लोग आपसे बताएंगे। यहाँ एक और डेवलपमेंट निकल के आ रही है कि रशिया ने यह अनाउंस किया है कि वो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, मतलब जहाँ से लोग निकल सकते हैं, फंस गए हैं उस सिटी में तो वहाँ से निकल सकते हैं, तो एक तरह से अनाउंस मतलब करेंगे, वो एक तरह से करेंगे और इससे बाहर निकल सकते हैं जो जो वहाँ पे फंसे हुए हैं, जो कि एक अच्छी बात है और ये होनी भी चाहिए। अब यहाँ पर एक और बात है कि रशिया में जो युद्ध मतलब आक्रमण किए हैं, रशिया ने इन्वेजन किया है यूरोप पर, यूरोप के यूक्रेन पर, तो रशिया में प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ। तो उन्होंने यह कहा है कि 5,000 से भी ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है, प्रोटेस्ट कर रहे थे इसीलिए उसको अरेस्ट किया गया है। अब देखिए, जो चाइना है वो उन्होंने हर बार क्वाड की आलोचना की, ये हम लोगों को पता है, तो उन्होंने और एक बार क्वाड की आलोचना कर दी। उन्होंने यह कहा है कि जो क्वाड है वो इंडो पैसिफिक नाटो है, एक तरह से बाहर मतलब हिंद महासागरीय एक तरह से नाटो है। तो भारत ने इसकी आलोचना भी किया है, पूरा क्वाड ने मिलकर आलोचना किया है कि ये सब एक बैशलेस आर्गूमेंट है और ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत ने ये भी कहा है कि जो नाटो है वो वैक्सीन टेक्नोलॉजी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और ब्रॉड बेस्ड कॉपरेशन पे हम लोग चलते हैं। मतलब हम लोग ने सिक्योरिटी पे ज़्यादा उतना ध्यान नहीं दिया, बस हम लोग ने एक तरह से सहयोग किया है एक दूसरे देश का। तो ये कहना बहुत ही गलत होगा, पर चाइना हर समय इसका आलोचना करते रहता है। अब जो नेक्स्ट बात निकल के आ रही है कि चाइना की जो एक्सपोर्ट है वो धीरे धीरे अभी कम हो गई है, क्योंकि जो अनसर्टेनिटी दिख रही है ग्लोबल ऑर्डर में, जो कि अभी युद्ध चल रहा है, तो उसके कारण अभी जो माहौल है पूरे वर्ल्ड का, ये एक तरह से अभी नेगेटिव में है, जिसके कारण चाइना के एक्सपोर्ट भी प्रभावित हुआ है। तो अब चलिए अब जो नेक्स्ट पेज आते हैं हम लोग, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में, ये मैंने पहले भी हर बार कहा है आपको पढ़ना पड़ेगा, बस मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे कमेंट सेक्शन में पा जाएंगे, तो वहाँ से आप चैनल ज्वाइन कीजिए और चैनल ज्वाइन करने के बाद आप उससे डाउनलोड करके पढ़िए। अब देखिए, जो एक बात है हमारे नो फ्लाइन जोन के बारे में दिखाया गया है कि नाटो से ये डिमांड किया गया है कि आप नो फ्लाइन जोन स्टार्ट कीजिए यूक्रेन पर। तो व्लादिमीर जेलेंस्की जो है वहाँ पर, उसके कारण ही उसके द्वारा ये कहा गया प्रेसिडेंट के थ्रू। तो उन्होंने, नाटो ने ये कहा है कि हम नहीं कर सकते, और इन्होंने यही दिखाया कि नो फ्लाई जोन ऐसा होता है कि आप कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं उड़ा सकते उस देश से, और नाटो ने यह कहने से मना कर दिया है। तो आप एक बार थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, पाकिस्तान की जो एक तरह से फितरत है एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में रहने की, उस पर जो नेक्स्ट इस एक्सप्लेनर सीरीज़ आया है कि पाकिस्तान क्यों अभी भी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बना हुआ है और यूएई को क्यों ऐड किया गया है, ऐसा क्या है कि पाकिस्तान ऐड हुआ, और एफएटीएफ क्या है, तो ये सभी दिया गया इसमें। तो एक बार आप थोड़ा सा इसको रीडिंग ज़रूर मार लीजिएगा। जैसे यहाँ पे दिखा गया है कि एफएटीएफ क्या है, इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था। तो जैसे पता है कि G7 कंट्रीज़ के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था 1989 में एफएटीएफ को। तो एक बार आप देख लीजिए, आप एक बार उसको अच्छे से रीड कर लीजिए।
तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। गुड बाय।